जय हिंद बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और आज के इस वीडियो में जिन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो रहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, मेथड्स ऑफ चार्जिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक टॉपिक से। चार्ज। बेसिकली चार्ज क्या है? अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज मैटर की एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण कोई भी मैटर या कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है, या हम यूँ कहें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है या उनको सेंस कर सकती है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की, तो देखिए कुछ घटनाएं, जैसे हम बालों में कंघी करते हैं तो बालों और कंघी के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। या अगर हम बात करें कि सर्दियों के सीज़न में जब हम वूलन क्लोथ्स जो होते हैं, जो स्वेटर्स उतारते हैं, तो उनमें कभी कभी हमें इस पार्किंग समझ में आती है। या इसके अलावा हम बात करें तो बरसात के सीज़न में आपने देखा होगा लाइटनिंग होती है। तो ये सारी घटनाएं क्या हैं? ये सारी घटनाएं चार्ज के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को शो करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने क्लास 10th में ये भी पढ़ा हुआ है। मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो क्लास 10th में हमने क्या पढ़ा है कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर अपने सराउंडिंग में क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब अगर बात करें इसी घटना पे, तो हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के कारण प्रोड्यूस होता है। और करंट बेसिकली है क्या? करंट बेसिकली इज द फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका करंट फ्लो होता है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चार्ज के कारण ही प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ से हमको ये बात तो मालूम पड़ जाती है कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों इफेक्ट चार्ज शो करता है। बट अगर हम बात करें चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ की, या बेसिकली नेचर में अगर हम बात करें, तो आपने पढ़ा होगा कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके निगेटिव चार्ज, एक होता है आपका निगेटिव, जो बेसिकली कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। दूसरा चार्ज का टाइप आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव, जो बेसिकली होता है प्रोटॉन्स पर। क्लियर? तो बेसिकली दो टाइप के चार्ज हैं। और इन चार्जेस के बारे में हमको ये भी मालूम है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं या एक दूसरे के पास आते हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। बट बात ये भी आती है कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों होते हैं, हम कुछ और भी तो मान सकते थे। तो देखिए एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब स्टडी किया तो उन्होंने क्या पाया कि जब दोनों चार्जेस को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और ये केवल तभी पॉसिबल है जब दोनों चार्जेस कैसे हों, नेचर वाइज अपोजिट हों। मैथमेटिकली अगर बात की जाए तो दो नंबर्स का सम तभी जीरो हो सकता है जब एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर निगेटिव हो। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे यहाँ से हमको ये मालूम पड़ गया कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं। इसके अलावा अगर चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज की ये होती है कि जब हम दो अपोजिट चार्जेस को, अपोजिट का मतलब है अनलाइक चार्जेस को पास लेके आते हैं, तो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें लाइक चार्जेस की, लाइक का मतलब है जब दो सिमिलर चार्जेस को, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों निगेटिव हों, अगर हम इस टाइप के चार्जेस को पास लेके आते हैं तो भी हमको ये मालूम है कि लाइक चार्जेस जो होंगे वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी कि इनके बीच में रिपल्सन फोर्स वर्क करता है। ये चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हमको याद रखना है। इसके अलावा चार्ज की अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, आपने पढ़ा कि क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका स्केलर में आता है। इसका जो यूनिट है वो होता है कूलाम। अब हम बात ये करते हैं कि क्या जो इस नेचर में जो ऑब्जेक्ट हमको मिलते हैं क्या वो पहले से ही चार्ज होते हैं या उन पर चार्ज डेवलप करना पड़ता है। तो इसके लिए समझिए, अगर हम बात करें मटेरियल्स की, तो मटेरियल्स बेसिकली किससे मिलके बने होते हैं, एटम से। कोई भी मटेरियल होगा वो किससे मिलके बना होगा, एटम से। और एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। साथ ही साथ एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है।
दोनों ही प्रेजेंट होंगे, साथ ही साथ इनका जो नंबर होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो जो आपका एटम होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दैट मीन्स हमारे पास जो भी मैटर होगा, बेसिकली जितने भी मटेरियल्स होते हैं नॉर्मल स्टेट में, वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। बट बात ये आती है कि जब ये न्यूट्रल है तो इन पर चार्ज डेवलप हुआ कैसे। तो कैसे इन पर चार्ज डेवलप होता है, इस बात को समझते हैं। देखिए एटम की अगर हम बात करें तो एटम में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है उसका सेंट्रल पार्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस। और अगर न्यूक्लियस की बात करी जाए, एटम के न्यूक्लियस की बात करी जाए, तो एटम का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। न्यूक्लियस में दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं प्रोटॉन्स, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसमें दो टाइप के पार्टिकल्स होंगे। ये जो पार्टिकल्स हैं ये सारे क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं। और प्रोटॉन्स के अलावा इनमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स के साथ ही साथ इनमें न्यूट्रॉन भी होते हैं। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं साइड से। अब देखिए ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में अगर बात करी जाए तो आपने ये पढ़ा हुआ है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होती है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होती हैं ऑर्बिट्स। और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ऑर्बिट्स की बात करी जाए मान लीजिए, तो इन ऑर्बिट्स में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। इस टाइप से ऑर्बिट्स होती हैं, और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट्स होंगे। अब देखिए इन ऑर्बिट्स में जो आपके निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ऑर्बिट्स में जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करेंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ये हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं इन ऑर्बिट्स में इस टाइप से। नॉर्मल स्टेट में अगर बात करी जाए तो किसी भी एटम के लिए नॉर्मल स्टेट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा। इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में एटम का नेट चार्ज जीरो रहेगा, नेट चार्ज जीरो रहेगा। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि नेट चार्ज जीरो है तो क्यों है, उसके बारे में भी पहले समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। और जो प्रोटॉन है इस पर भी चार्ज इक्वल होता है, बट अपोजिट नेचर का होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। इसी कारण जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे एटम में, तो जो टोटल चार्ज रहेगा एटम का वो कितना रहेगा, नेट चार्ज जीरो रहेगा। लेकिन अगर ये बात करी जाए कि इस एटम को किसी एक्सटर्नल सोर्स से, किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिलती है, तो जब किसी एटम को एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, एनर्जी मिलने के बाद इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और अभी देखिए, अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल था, इसलिए इसका नेट चार्ज जीरो था। अगर हम बात करें कि किसी भी मेथड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है एटम से, तो वही बात करते हैं ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि अभी ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसमें हमने क्या माना है कि 10 इलेक्ट्रॉन है और कितने हैं, 10 प्रोटॉन थे। अगर 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन इसमें थे तो इसका जो नेट चार्ज था वो कितना था, जीरो था। क्लियर, इस बात को हम हाईलाइट करके चलते हैं। अगर इस एटम में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कंडीशन क्या बनेगी कि जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस कंडीशन में इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 9। प्रोटॉन कितने रहेंगे, 10। जब इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 10 प्रोटॉन रहेंगे, तो अब इसके पास कितना होगा, +1। कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, +1। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो कितना रह जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 10 प्रोटॉन, तो +2 आएगा। मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो कितना रह जाएगा,
7 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, प्रोटॉन तो 10 के 10 हैं, प्रोटॉन 10 के 10 है तो उस कंडीशन में कितना आएगा +3। अगर हम इसका रिवर्स केस मान लें कि मान लीजिए किसी भी मेथड से इस एटम को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है, या हम यूं कहें कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कंडीशन में समझिए क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की कंडीशन में इसके प्रोटॉन तो फिक्स हैं, 10 रहने वाले हैं, लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस कंडीशन में इसका नेट चार्ज कितना होगा, -1। मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो -2। मान लीजिए ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो -3। अब इसी दोनों कंडीशन में देखिए ये पॉजिटिव चार्ज आपका डेवलप हुआ और ये चार्ज कैसे डेवलप हो रहा है, ये डेवलप हो रहा है नेगेटिव। तो अब इन दोनों की कंडीशन समझ लीजिए कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का जब कंपैरिजन किया जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में कम हो जाएंगे। इस कंडीशन में बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो उस कंडीशन में 2-3 बातें समझने वाली हैं कि पॉजिटिव चार्ज किस पर डेवलप होता है, ऑन डोनर एटम। डोनर एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। सेकेंड बात समझने वाली ये है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इलेक्ट्रॉन देने के कारण क्या होगा, इसका जो मास होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या चार्जिंग की प्रोसेस में बॉडी का मास चेंज होता है, देन यस, बिकॉज चार्ज इज डेवलप्ड ऑन एनी ऑब्जेक्ट और ऑन एनी एटम ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। If it will lose electron, if it will donate electron, then mass will decrease and positive charge is developed. Clear? कितना मास डेवलप होगा, वो मास होगा इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास, तो बेटा ये याद रखिए, ये हम आगे भी यूज करेंगे, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kgs। क्लियर? अब इसमें समझ लीजिए। सेकंड बात करी हमने निगेटिव की। निगेटिव कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है एटम। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो अगर इसकी बात करें तो ये किस एटम पर डेवलप होता है, तो ये डेवलप होगा आपका एक्सेप्टर पर। किस पर, एक्सेप्टर एटम पर। दूसरा अगर बात करें, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कंडीशन में इसका जो मास होगा वो इंक्रीज करेगा। क्लियर? तो समझ लीजिए बेसिकली जो एटम्स होते हैं, जो बॉडीज होती हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं। क्यों न्यूट्रल होती हैं? क्योंकि नॉर्मल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज इक्वल है, इस कारण जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बॉडी पर सेम रहेंगे तो उसका नेट चार्ज 0 रहेगा। बट जब किसी भी मेथड से एटम को एनर्जी मिलती है और वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से थोड़ा सा कम हो जाएगा और बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इस प्रोसेस में जो बॉडी का मास होगा वो डिक्रीज होगा। सेकंड, अगर हम इसके रिवर्स प्रोसेस की बात करें कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है तो गेन करने की कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए जब बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो उसका जो मास होगा वो इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन गेन करने की कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जिसके कारण उस बॉडी पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। क्लियर? तो ये तो थे बेसिक्स चार्ज के। अब अगर हम बात करें कि ये चार्ज डेवलप हमने किया, ये तो मालूम पड़ गया कि जो चार्ज डेवलप होता है बॉडी पर वो किसके कारण होता है, या तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, यानी कि हम कहें कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है, दोनों ही कंडीशंस में चार्ज डेवलप होता है। बट हम किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज डेवलप करना चाहें तो हम कितने तरीके से चार्ज डेवलप कर सकते हैं, तो हम उसकी बात करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात करें तो बेसिकली चार्जिंग 3 टाइप से की जा सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की,
और जो फर्स्ट मेथड है हमारा दैट इज चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। फर्स्ट मेथड कौन सा है? बाई फ्रिक्शन। अब बाई फ्रिक्शन समझिए। बाई फ्रिक्शन की कंडीशन में मान लीजिए कि आपके पास एक कॉटन है और आप इस कॉटन को क्या करते हो? आप इस कॉटन को रब करते हो किससे? ग्लास रॉड से। किससे रब करते हो? ग्लास रॉड से। ठीक है, आप जब इन दोनों को रब करोगे तो रब करने की प्रोसेस में क्या होगा? इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू कॉटन। जब आप इन दोनों को रब करोगे तो रबिंग की प्रोसेस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे कहां से कहां? ग्लास रॉड से कॉटन की तरफ। क्यों ट्रांसफर होंगे? क्योंकि अगर ग्लास रॉड में बात करी जाए तो ग्लास रॉड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स इन कॉटन। कॉटन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। तो रबिंग की प्रोसेस में हीट जनरेट होगी और उस हीट के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकल के कॉटन पर जाने लगेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से निकल के कॉटन पर ट्रांसफर होंगे तो इस प्रोसेस में होगा क्या? ये आपका हो जाएगा डोनर, ये हो जाएगा आपका एक्सेप्टर। और कंडीशन क्या आएगी कि जब आप इसको रब करने के बाद अलग करोगे तो जो आपकी ग्लास रॉड होगी वो ग्लास रॉड कैसी हो जाएगी? ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और जो आपका कॉटन था उस कॉटन पर क्या होगा? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर हम इस टाइप से चार्जिंग की बात करते हैं कि व्हेन चार्ज इज डेवलप्ड ऑन टू ऑब्जेक्ट्स बाय रबिंग देम, अगर दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करने पर उन पर चार्ज डेवलप होता है, देन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्लियर? सेकंड मेथड की बात करते हैं तो सेकंड मेथड है चार्जिंग का चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन की प्रोसेस में समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक अनचार्ज्ड बॉडी है। एक अनचार्ज्ड बॉडी है, ये कैसी है? अभी अनचार्ज्ड है। आप इस अनचार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में एक चार्ज्ड बॉडी रख देते हैं। ये बॉडी कैसी है? चार्ज्ड बॉडी है। चार्ज्ड बॉडी है, अगर हम बात करेंगे मान लीजिए चार्ज है तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज हम मान लेते हैं। जब एक अनचार्ज्ड बॉडी को एक चार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में रखते हो तो कांटेक्ट में रखने पर क्या होता है कि सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज के पास क्या था? इस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी। क्या थी? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस पर नॉर्मल स्टेट से कम थे। ये अपनी नॉर्मल स्टेट में है, ये अनचार्ज है। होगा क्या कि जैसे ही आप इसको कांटेक्ट में लाओगे तो कांटेक्ट में लाने पर क्या होगा? इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाने लगेंगे और जब इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इसमें जाएंगे तो कंडीशन क्या बनेगी कि थोड़ी देर बाद जब आप इनको सेपरेट करोगे, तो देखो इस पर भी चार्ज था, इस पर तो चार्ज था ही पहले से इस बॉडी पर, और जब आप इनको सेपरेट करके अलग ले जाओगे तो दूसरी वाली बॉडी पर भी क्या होगा? चार्ज डेवलप हो जाएगा। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। दैट मीन्स if charge is developed on any neutral object or any uncharged object by placing it in contact with a charged object, यानी कि अगर किसी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रखने पर चार्ज ट्रांसफर होता है उस पर और चार्ज डेवलप होता है, दैट मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन में ये बात बेटा क्लियरली समझ लीजिए कि ये अनचार्ज्ड था, ये चार्ज, इस पर पॉजिटिव था तो दूसरे पर भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। और अगर मान लीजिए ये आपकी बॉडी थी, ये अनचार्ज्ड थी और इसके कांटेक्ट में जो हमने बॉडी रखी थी उस पर अगर निगेटिव चार्ज रहा होता, कैसा रहा होता? निगेटिव चार्ज रहा होता, तो चार्ज दूसरी बॉडी पर भी कैसा चार्ज डेवलप होता? जब हम इनको सेपरेट करते तो दूसरी बॉडी पर भी निगेटिव चार्ज ही डेवलप होता। दैट मीन्स चार्जिंग बाय कंडक्शन में अनचार्ज्ड बॉडी पर वही चार्ज डेवलप होगा जो चार्ज्ड बॉडी पर था, सेम नेचर का। जैसे हमने फ्रिक्शन में क्या पढ़ा था कि फ्रिक्शन में हमने बात करी थी कि हमने रब किया, दोनों ही अनचार्ज्ड थे, उसके बाद क्या हुआ? एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव डेवलप हो गया। बट कंडक्शन में ऐसा नहीं है। कंडक्शन में कांटेक्ट से चार्ज ट्रांसफर होता है
तो जैसा फर्स्ट बॉडी पर चार्ज रहा होगा चार्ज वाली पर, सेम नेचर का चार्ज अनचार्ज बॉडी पर ट्रांसफर होगा। और इस पूरी प्रोसेस में जो चार्ज डेवलप होता है वो किसके थ्रू होता है? बाई शेयरिंग। बाई शेयरिंग का मतलब समझ लीजिए कि अगर इस बॉडी पर पहले +6 था, इस पर कितना था? 0, तो बाद में जब चार्ज डेवलप होगा और चार्ज डेवलप होने के बाद अगर हम बात करें कि इस बॉडी पर +3 आ गया, तो इस पर भी कितना रहेगा? +3। दैट मीन्स द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इन द सिस्टम इज कांस्टेंट ऑलवेज। जितना चार्ज इसका कम हो जाएगा उतना ही चार्ज उधर ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इधर 6 का 6 बना रहेगा, उधर भी चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये मेथड है सेकंड, जिसको बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। एक मेथड और होता है इसको डेवलप करने का, जिसको बोला जाता है चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन हम 2 टाइप से करा सकते हैं, समझिए कैसे। मान लीजिए आपके पास एक अनचार्ज्ड बॉडी है, ये रही आपके पास एक अनचार्ज्ड बॉडी है। कैसा है? ये मेटल है। कैसा है? मेटल। हम क्या करते हैं, इस मेटल को एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख देते हैं। हमने इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा। इसके बाद हम इस मेटल के पास एक चार्ज्ड रॉड लेके आते हैं। हम एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। तो अब देखिए मेटल की हमने बात करी है, तो मेटल में क्या होता है कि मेटल्स जो होते हैं उनमें हमेशा कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही आप इस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को इस मेटल के पास लेके आओगे, तो इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, मेटल के अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो क्या होंगे? इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन किधर आने लगेंगे? आगे की तरफ आने लगेंगे। और जब नेगेटिव आगे आएगा तो पॉजिटिव क्या होगा? रिपल्सन के कारण पॉजिटिव चार्ज पीछे चला जाएगा। बट इस कंडीशन में देखिए, अनचार्ज्ड बॉडी आपने इसके पास रखी तो क्या हुआ? सारा नेगेटिव आगे की तरफ अट्रैक्ट हो गया, सारा पॉजिटिव पीछे की तरफ रिपेल हो गया। बट इस कंडीशन में अभी भी जो नेट चार्ज है वो इस ऑब्जेक्ट का कितना रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेप है। और इस कंडीशन को हम बोलते क्या है? इस कंडीशन को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट के पीछे वाले हिस्से को क्या करते हैं? इस ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ कर दें, ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? हम इसको ग्राउंडेड कर देते हैं। ग्राउंड का मतलब हम इसको अर्थिंग प्रोवाइड करा देते हैं। तो जैसे ही हम इसको अर्थ करते हैं, होगा क्या कि सारा पॉजिटिव जो पीछे की तरफ था, यहाँ पर ये रॉड थी, रॉड कैसी थी? पॉजिटिव थी। और ये पॉजिटिव रॉड क्या कर रही थी? नेगेटिव को आगे की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, पॉजिटिव को पीछे की तरफ रिपेल कर रही थी। जैसे ही हमने इसके पीछे वाले हिस्से को ग्राउंडेड किया, अर्थिंग करी, वैसे ही क्या होगा? ये रिपल्सन जो लग रहा था इस पॉजिटिव पर, रिपल्सन के कारण ये सारा का सारा पॉजिटिव कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ग्राउंड में, अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। जब ये सारा का सारा चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा, अर्थ में ट्रांसफर होने के बाद, ये सेकेंड स्टेप, अगर हम अर्थ में ट्रांसफर होने के बाद अर्थिंग को हटा दें, अर्थिंग को हटा दें, तो अभी कंडीशन क्या रहेगी कि हम अर्थिंग को हटाएंगे तो क्या होगा? ये आपकी रॉड है, इस रॉड पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, सारा का सारा नेगेटिव किधर है? आगे। पीछे वाला जो पॉजिटिव था वो किधर चला गया? वो चला गया ग्राउंड में, अर्थिंग में चला गया। तो पीछे वाले हिस्से पर तो कोई चार्ज बचा नहीं। अब हम क्या करते हैं? अब हम इस रॉड को हटा देते हैं। जैसे ही हम इस रॉड को हटाएंगे तो क्या होगा? इस मेटल पर, या हम कहें इस स्फीयर पर, केवल क्या है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है, सॉरी, नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है। जैसे ही हम इस रॉड को इसके पास से हटाएंगे, तो रॉड को हम इसके पास से हटाएंगे तो फोर्थ कंडीशन क्या बनेगी कि ये जो नेगेटिव चार्ज था ये पूरे स्फीयर पर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और देख लीजिए, अब ये कंडीशन, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा कैसा हो गया? चार्ज। तो एक सिंपल सा लॉजिक कि एक अनचार्ज्ड बॉडी को हमने एक चार्ज्ड बॉडी के पास रखा, ये अनचार्ज्ड मेटल के पास हम एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लेके आए। तो क्योंकि मेटल के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जैसे ही हम इस चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके पास लेके आएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। एज ए रिजल्ट जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसके अंदर, वो किधर होगा? पीछे की तरफ रिपेल होगा। बट नेट चार्ज इस ऑब्जेक्ट पर 0 रहेगा, 0 रहेगा। बस कंडीशन क्या होगी? पॉजिटिव और निगेटिव अलग अलग फेसेस पर आ जाएंगे, और इस कंडीशन को बोलते हैं पोलराइजेशन।
सेकंड कंडीशन में अगर हम बात करें, हम इसके बाद क्या करते हैं कि जैसे ये पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग फेसेस पर आए, हम पीछे वाले हिस्से को ग्राउंडेड कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। अर्थ करने पर क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो रहा था, अभी तो इसको कोई पाथ मिल नहीं रहा था, रास्ता मिल नहीं रहा था, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव रिपल्सन के कारण ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा। या हम यूं कहें कि पॉजिटिव चार्ज है पीछे वाले हिस्से पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ग्राउंड से निकल के कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेंगे और इस वाले हिस्से को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, यानी कि चार्ज जो था वो ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम अर्थिंग हटा दें तो अर्थिंग हटाने पे क्या होगा, अर्थिंग जैसे ही हम हटाएंगे तो ये सारा का सारा निगेटिव अगले हिस्से पे रह जाएगा, पीछे वाले हिस्से का तो ग्राउंड में चला गया। तो अब ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, चार्ज। लेकिन जैसे ही हम ये रॉड इससे दूर ले जाते हैं तो ये जो चार्ज एक फेस पर था, यही चार्ज पूरी बॉडी पर फैल जाता है। इस मेथड को बोला जाता है चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन हम एक दूसरे तरीके से भी करा सकते हैं, वो समझिए कि हम इंडक्शन को दूसरे तरीके से कैसे करा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम दो मेटलिक स्फीयर्स लेते हैं, दो मेटलिक स्फीयर्स लेते हैं, ऐसे एक दूसरे के कांटेक्ट में एक इंसुलेटिंग स्टैंड्स पर इनको रख देते हैं, दोनों स्फीयर्स को हम इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख देते हैं। इसके बाद हम एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास लेके आते हैं। हम एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास लेके आएंगे तो जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो होगा क्या, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर होते हैं वो सारे अट्रैक्ट होने लगेंगे और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर आने लगेंगे, पास वाले फेस पर। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पास वाले फेस पर आने लगेंगे और रिपल्सन के कारण सारा पॉजिटिव चार्ज किधर जाने लगेगा, पीछे वाले फेस पर। इसके बाद अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर दें तो इन दोनों को अलग अलग करने पर क्या होगा, मान लीजिए ये रॉड थी, इस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज था, हमने दोनों स्फीयर्स को क्या किया है, अलग अलग किया। दोनों स्फीयर्स को हमने अलग अलग किया तो देखिए ये अलग अलग हमने कर दिए, दोनों स्फीयर हमने अलग अलग कर दिए। अलग अलग करने की कंडीशन में क्या होगा कि इस पर तो निगेटिव था, इस पर पॉजिटिव था, तो दोनों बॉडीज पर अलग अलग टाइप का चार्ज आ गया। अब अगर हम इस रॉड को अलग हटा दें, जो चार्ज रॉड हमने इसके पास रखी हुई है, चार्ज मटेरियल हमने इसके पास रखा हुआ है, जैसे ही हम इसको अलग हटाएंगे तो हमारे पास जो दोनों ऑब्जेक्ट होंगे वो अपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट हमको मिल जाएंगे। कि ये जो ऑब्जेक्ट था इस पर सारे पर पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा और दूसरे पर पूरे पर क्या होगा, निगेटिव डेवलप हो जाएगा। तो इस मेथड में, ये जो मेथड है, इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि हाउ कैन वी डेवलप द चार्ज बाई इंडक्शन प्रोसेस। इंडक्शन में देख लीजिए कि इंडक्शन में हम क्या करते हैं, कभी भी बॉडी का कांटेक्ट नहीं कराते। बॉडी पर जो चार्ज डेवलप होता है वो पोलराइजेशन के कारण डेवलप होता है। होता क्या है कि मेटल है, मेटल में हमेशा कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो jैसे ही वो चार्ज ऑब्जेक्ट के पास आता है तो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर पीछे चले जाएंगे, और अगर पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर आगे आ जाएंगे। और मेटेलिक ऑब्जेक्ट को जब किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं तो उसके पॉजिटिव और निगेटिव अलग अलग फेस पर कंडेंस हो जाते हैं, जिससे हम इजीली चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। तो ये मेथड है चार्जिंग का, चार्जिंग बाई इंडक्शन। क्लियर। आगे हम बात करते हैं कि चार्ज क्या होता है, ये हमको मालूम पड़ गया। चार्जिंग बाई इंडक्शन हमने पढ़ लिया, चार्जिंग बाई कंडक्शन हमने पढ़ लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चार्ज के बारे में हमको ये भी जानना जरूरी है कि जैसे हमने चार्ज की बात करी तो चार्ज कितनी स्टेट्स में हो सकता है, चार्ज कितनी स्टेट्स में हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, चार्ज दो स्टेट में हो सकता है। नॉर्मली जो चार्ज हमको मिलता है, या तो चार्ज आपको रेस्ट में मिलेगा या फिर चार्ज आपको किस में मिलेगा, मोशन में। अब देखिए चार्ज अगर रेस्ट में हुआ, चार्ज अगर रेस्ट में हुआ, रेस्ट में होने का मतलब है कि वेलोसिटी कितनी, जीरो। तो ये क्या करेगा, जब भी कोई चार्ज बेटा रेस्ट में होता है तो ये केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि अभी हमने क्या बोला था, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो चार्ज जब रेस्ट में होगा तो वो केवल और केवल क्या करेगा,
इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। लेकिन अगर हम बात करें चार्ज मोशन में, अब देखो मोशन में दो कंडीशंस बनती हैं। मोशन का मतलब यानी कि जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होगी। दो कंडीशन बनती हैं, या तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, और जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो देखो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही करता है। कांस्टेंट वेलोसिटी पर देखो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और साथ ही साथ ये क्या करेगा, साथ ही साथ ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि यही चार्ज अगर मोशन में हो, और कैसा हो, मोशन में होने के साथ साथ वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको बोलें तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि कैसा हो, एसिलरेटेड चार्ज हो। कैसा हो, एसिलरेटेड चार्ज। तो अगर चार्ज एसिलरेट कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एसिलरेटेड चार्ज, देखिए एसिलरेटेड चार्ज जो आपका होता है वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके साथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो मोशन में हो चाहे वो रेस्ट में हो। लेकिन जब आपका एसिलरेटेड चार्ज होगा तो एसिलरेटेड चार्ज क्या करेगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जब कभी भी किसी भी मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, वेरिएबल का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड बदलते रहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है या वेरिएबल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मीडियम में एक टाइप का डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, जिस डिस्टरबेंस को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अब पूरा सिस्टम समझ लीजिए कि चार्ज अगर रेस्ट में है यानी कि वेलोसिटी चार्ज की जीरो है तो चार्ज केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बट अगर चार्ज मोशन में है तो मोशन में इसकी दो कंडीशंस बन सकती हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। बट अगर यही चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करे, वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करने का मतलब है एसिलरेटेड चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के कारण क्या होगा, मीडियम में एक टाइप का डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा, और उस डिस्टरबेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उस डिस्टरबेंस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम क्लास 12th में ही पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 8 है, डिटेल में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। शायद आपने सुन रखा हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, जैसे गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, विजुअल रेडिएशन होता है, इसके अलावा इंफ्रारेड होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं और रेडियो वेव्स होती हैं। ये सारी की सारी जो वेव्स आती हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में आती हैं। तो ये तो चार्ज के इफेक्ट हैं कि चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, चार्ज अगर मोशन में होगा तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा। हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग की भी बात करी, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की जब हम बात करते हैं तो बेसिक प्रॉपर्टीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज आपका कैसा है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सेम चार्जेस जो आपके होते हैं वो क्या करते हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं, जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा ये भी समझने वाली बात है कि चार्ज जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर डेवलप होता है तो उस ऑब्जेक्ट का मास भी चेंज होता है। ये भी हमने बात करी कि मास कैसे चेंज होता है, क्योंकि जब बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो उसका मास कम हो जाएगा, बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, इसका मतलब उसका मास बढ़ जाएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं चार्ज could not
एग्जिस्ट विदाउट मास, विदाउट मास, जो चार्ज है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा जो आपका चार्ज होता है वो कैसा होता है, इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट होने का मतलब ये है कि जो आपका चार्ज होगा वो चार्ज बॉडी की स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे हमने पढ़ा था मास के बारे में क्लास 11th में कि जब भी किसी बॉडी के मास की बात करी जाए तो अगर बॉडी मूव करती है और बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करती है तो उसके मास में कुछ चेंजेस आते हैं, लेकिन चार्ज के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉडी कितने भी मास से मूव करे, रेस्ट में रहे या मूव करे, जो चार्ज रेस्ट में होगा उतना ही चार्ज मोशन में होगा, यानी कि ये मोशन पर डिपेंड नहीं करता। बट इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ चार्ज की समझने वाली हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। सेकेंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड थर्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी आती है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, यानी कि किसी भी सिस्टम में हम चार्जेस को ऐड कैसे कर सकते हैं। अब चार्जेस को ऐड करने की अगर हमने बात करी है तो एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में आपके कई चार्ज पार्टिकल्स हैं। मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसका चार्ज Q1, एक पार्टिकल ये है इसका चार्ज Q2, एक पार्टिकल ये है इसका चार्ज Q3। तो अगर बात करी जाए तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा, तो नॉर्मल सी बात है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो डायरेक्टली ऐड होती हैं, यानी कि उनका एल्जेब्रिक सम फाइंड किया जाता है। दैट मीन्स अगर हम इसके नेट चार्ज की बात करें, इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू द एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज द नेट चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ all the charges present inside that system. This nature of charge is called additive nature of charge या additivity of charge. For example मान लीजिए ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में आपके पास 3 पार्टिकल, एक -2 कूलाम का है, एक +3 कूलाम का है और एक हम मान लेते हैं +2 कूलाम है, और मान लीजिए एक पार्टिकल और है ये -1 कूलाम है। अगर हम इसके नेट चार्ज की बात करें तो देखिए सिंपली हमको इन्हें ऐड करना है, तो क्या होगा, -2 +2 -1 +3, यानी कि जो आपका ये आएगा ये कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। तो सिंपली अकॉर्डिंग टू द एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज द नेट चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द चार्जेस, इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड दैट सिस्टम। तो इस सिस्टम में जितने भी चार्ज प्रेजेंट होंगे हम सिंपली क्या करेंगे, सबको ऐड करते जाएंगे। दिस नेचर इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक सिंपल सा मतलब समझ लीजिए, जो हम वर्ड यूज करते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि चार्जेस को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास एक प्लास्टिक है और सिंपल सी एक एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास ये एक रॉड है, ये आपके पास क्या है, एक ग्लास रॉड है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपके पास एक कॉटन है। अभी अगर हम बात करें तो अभी इसका जो चार्ज है वो कितना है, 0, इसका भी चार्ज है कितना है, 0, यानी कि इस कंडीशन में जो नेट चार्ज है वो कितना है, सिस्टम का 0 है। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को रब करते हैं। रबिंग की प्रोसेस में होगा क्या कि रबिंग की प्रोसेस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकल के इधर ट्रांसफर होंगे। जैसे ही हम रब करेंगे, रबिंग की प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे इधर से इधर। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर ट्रांसफर होके जाएंगे तो मान लीजिए कि क्या हुआ कि इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चले गए, तो इस पर कितना आएगा, 3 पॉजिटिव आएगा, इस पर कितना आएगा, 3 निगेटिव आएगा। मतलब अभी अगर हम बात करें तो इसका कितना है, इसका Q1 हो गया +3 और इसका कितना हो गया, Q2 हो गया -3। अब इस कंडीशन में देखिए नेट चार्ज अभी भी कितना, +3e -3e, दैट मीन्स 0।
तो आप किसी भी सिस्टम की बेटा बात करते हैं तो किसी भी सिस्टम का जो नेट चार्ज है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट मतलब चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। अगर चार्ज डेवलप होगा तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या देखा, जब हमने रबिंग करी तो रबिंग की प्रोसेस में जो चार्ज डेवलप हो रहे हैं वो दोनों बॉडीज पर कैसे हैं, इक्वल हैं बट नेचर वाइज अपोजिट है। यानी कि एक पर +1 तो दूसरे पर -1, एक पर +2 तो दूसरे पर -2, एक पर +5 तो दूसरे पर -5। बट जो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो अगर हम एक फॉर्मूले में समझना चाहें इसको कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज, नेट चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर? तो ये तो था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि देखिए किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो हमेशा क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज्ड का मतलब है इंटीजर नंबर्स में होगा। चार्ज डेवलप हुआ कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ये हमको कैसे मालूम पड़ा कि जैसे हम चार्ज की बात करें तो चार्ज कब डेवलप होता है कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, इन पर चार्ज कब डेवलप होगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर। कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि मान लीजिए कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, 1.25 ट्रांसफर होता है, 2.25 ट्रांसफर होता है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। दैट मीन्स कि जो भी चार्ज इस पर डेवलप होगा ऑब्जेक्ट पर वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीजर नंबर्स में आएगा। कैसा आएगा? द नेट चार्ज, अगर हम क्वांटाइजेशन की बात करें तो यही डिफाइन करते हैं इसको, द नेट चार्ज ऑफ एनी सिस्टम is integral multiple of charge of electron। मतलब कि किसी भी बॉडी पर जो नेट चार्ज डेवलप होगा वो हमेशा क्या रहेगा, नेट चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल n इंटू ई। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो एक सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि जो चार्ज होगा किसी भी सिस्टम का वो हमेशा क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या कि डेवलप होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, और ऐसा तो संभव है ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन आधा ट्रांसफर हो जाए, पौना ट्रांसफर हो जाए। इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा, और जब पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो उस कंडीशन में जो चार्ज आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का दैट इज Q नेट इज इक्वल प्लस माइनस n इंटू ई। प्लस कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी बॉडी, माइनस कब आएगा, जब वो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इंडिकेट करना चाहें तो हम ये इंडिकेट कर भी सकते हैं। यहाँ पर जो आपका n है, n क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E जो है आपका वो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितनी वैल्यू होती है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। क्लियर? दिस nature or this property of charge is called quantization of charge. Simply the net amount of charge in any system is always integral multiple of electronic charge. बात यहाँ से ये भी निकल के आती है जो अभी हमने बात करी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कितना डेवलप हो सकता है किसी भी बॉडी पर, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, तो बेटा देखो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज की जब आप बात कर रहे हो तो मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो कितना होगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 इलेक्ट्रॉन। दिस प्रॉपर्टी और दिस नेचर ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? तो ये टॉपिक थे जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। अब इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हम उनके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका आता है, इफ ए चार्ज ऑन द बॉडी इज 1 नैनो कूलम देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी।
कितना दिया है चार्ज ऑन द बॉडी इज 1 नैनो कूलम। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, समझ लीजिए। चार्ज दिया है आपका 1 नैनो कूलम। 1 नैनो कूलम का मतलब है 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम। फॉर्मूला अप्लाई करिए, Q इज इक्वल होता है N इंटू ई। N इज इक्वल क्या होगा, Q बाई ई। दैट मीन्स Q कितना, 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। आप जब 1 में 1.6 का डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, 0.625 इंटू 10 टू दी पावर 10 रह जाएगा, क्योंकि माइनस 19 ऊपर जाएगा। तो माइनस 19 के ऊपर जाने पर क्या होगा, माइनस 19 ऊपर जैसे ही पहुंचेगा तो ये प्लस का 19 हो जाएगा, 19 में से 9 कम होगा तो ये 10 बचेगा। क्लियर। अब अगर हम इसको चाहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि डेसिमल से पहले एक डिजिट होनी चाहिए, तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 10। कौन सा आंसर हमारा आ रहा है वो भी समझ लीजिए, ये आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 नैनो कूलम। तो इस कंडीशन में जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है, हमने सॉल्व किया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, सिंपली ये सॉल्व हुआ है। कौन सा आंसर हमारा परफेक्ट है, सी। ये हमारा आंसर हो गया। तो इतने इलेक्ट्रॉन बॉडी पर प्रेजेंट होंगे तब उस बॉडी पर जो चार्ज होगा वो 1 नैनो कूलम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम इट। क्लियर। कहा यह जा रहा है कि किसी भी बॉडी से 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकल रहे हैं, तो इस बॉडी पर टोटल 2 कूलम का चार्ज कितने टाइम में डेवलप हो जाएगा। तो एक सिंपल सी बात है, अगर मैं ये कहूँ कि इस क्लासरूम में 100 बच्चे बैठे हैं, सॉरी इस क्लासरूम से 5 बच्चे पर मिनट बाहर जा रहे हैं, तो कितने मिनट में ये क्लासरूम खाली हो जाएगा। तो एक सिंपल सा लॉजिक निकल के आता है कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तभी हम बता पाएंगे कितने टाइम में खाली होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे कि अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो टाइम का फॉर्मूला आएगा आपका वो कितना आएगा, टाइम इज इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 कूलम अपॉन 10 टू दी पावर 9, क्योंकि 10 टू दी पावर 9 पर सेकंड बाहर निकल रहे हैं। तो पहले हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 कूलम। फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, n इज इक्वल Q अपॉन ई। Q कितना 2 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। करिए 1.2 1 मिनट करते हैं डिवाइड, सॉरी क्या होगा, 2 में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 को डिवाइड करिए, क्या होगा 1.2 एंड 5 इंटू 10 टू दी पावर 19 आ गया। कितने आए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.25 इंटू 10 टू दी पावर 19। अगर यही वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर लें तो कितना टाइम आएगा, 1.25 इंटू 10 टू दी पावर 19 अपॉन 10 टू दी पावर 9। दैट मीन्स 2 कूलम का चार्ज कितने टाइम में डेवलप हो जाएगा, 1.25 इंटू 10 टू दी पावर 10 सेकेंड लगेंगे इस रेट से किसी भी बॉडी पर 2 कूलम का चार्ज डेवलप करने में। तो ये सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को यूज कर रहे हैं हर जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज Q1 प्लस Q2 सिग्निफाई इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखो सिंपल सी बात दी गई है कि Q1 प्लस Q2 कितना है, 0 है। Q1 प्लस Q2 0 है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो देखो मैथमेटिकली अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें तो आपको मालूम है टू नंबर्स can be 0 only, the sum of 2 numbers can be 0 only when they are equal but opposite in nature। 2 नंबर्स का सम केवल और केवल तभी 0 हो सकता है
जब वो दोनों कैसे हों, इक्वल हों बट नेचर वाइज अपोजिट हों, यानी कि एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका सिग्निफिकेंस देखें तो ये क्या होगा, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल 0, दैट मीन्स Q1 इज इक्वल माइनस Q2, Q1 इज इक्वल माइनस Q2, दैट मीन्स अगर हम बात करें इसकी Q1 एंड Q2 आर इक्वल in magnitude but opposite in nature। क्या होगा, Q1 और Q2 कैसे होंगे, इक्वल होंगे बट नेचर वाइज अपोजिट होंगे। क्लियर। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि आज के टॉपिक में कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते नहीं हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएं। तो ये 3 सिंपल से क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। आगे देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।